आंसर में पूछेंगे, बस खत्म। उसके अलावा कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। और फिर ये जो लास्ट के है इसमें के डायग्राम इंपॉर्टेंट है, सोशल हेल्थ वाला और सोशल मैनेजमेंट वाला। इसमें के डायरेक्ट ये ज्यादा मार्क के लिए है नहीं, ये 3 मार्क के लिए, ये 3 मार्क के लिए पूछे जाएंगे। तो डायरेक्ट क्या पूछते पता है, डायग्राम दिया है, हाँ 3 मार्क्स का क्वेश्चन, ये डायग्राम क्या दर्शाता है। सपोज उसमें है स्ट्रेस मैनेजमेंट का है, वो बच्चा ऐसे परेशान होके या फिर वो मोबाइल से पागल होके साइबर क्राइम का ड्राइंग देके, तो तुमको पूछेगा कि दिया हुआ ड्राइंग क्या इंडिकेट करता है, हाँ उसके फिर ये क्या इफेक्ट क्या है, और उसके फिर लीगल क्या बोलते प्रिकॉशंस क्या है कि तुम उसको सेव कैसे कर सकते, बस खत्म। ये तो तुम अपने मन से भी लिख सकते, नहीं अगर याद आया टाइम पे तो तुम अपने मन से 2 सेंटेंस तो भी लिख के आ सकते ना। मिलेगा तो उस पे पूरा का पूरा 1 मार्क मिलेगा, नहीं तो आधा मार्क्स मिलेगा। आई बदन में ये 2 चैप्टर में से वो आते। डिजास्टर मैनेज दे के रहेगा, उसमें क्या रहेगा दिया है, उसमें देखो ये अर्थक्वेक का सिनारियो दिया है, हाँ ये वाला दिया हुआ ड्राइंग तुमको क्या इंडिकेट करता, तुम क्या बताओगे। क्वेश्चन नंबर 1, द डायग्राम इंडिकेट्स द नेचुरल डिजास्टर अर्थक्वेक, ठीक है, जो नेचुरल डिजास्टर है जिसका नाम है अर्थक्वेक। जितना ज्यादा लिख सकते उतना ज्यादा लिखो, ठीक है। उसके बाद में वो पूछेगा कि इसके फिर साइड ये क्या है, इफेक्ट्स क्या है, क्या इफेक्ट्स है, उसको उसको क्या कैसे बोलोगे, इंग्लिश में कैसे बोलोगे। ये सिचुएशन नहीं है, ये डिजास्टर है, हाँ। लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज, है ना, जमीन जायदाद सब भाड़ में चली जाती है, ठीक है। उसके बाद में है उसको क्या बोलेंगे, रिप्लेनिशमेंट, इट इज डिफिकल्ट टू रिप्लेनिशमेंट। रिप्लेनिशमेंट मतलब पुनरावृत्ति, मतलब बाढ़ आके चली गई, बाढ़ कल बहुत बारिश आ गई, पूरा पानी भर गया, ये भर गया वो भर गया, अगले दिन या फिर 2 दिन में हम उसको रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर डिजास्टर आके गया तो उसको महीने लग सकते हैं उसको जगह पे आने के लिए, कभी कभी तो साल लग सकता है। अगर बहुत भयंकर डिजास्टर आके अगर गया हो, फिर उसमें से रिकवरी करने के लिए हमको क्या लगेगा, ज्यादा से ज्यादा टाइम लगेगा। उस रिकवरी को हम क्या बोलते हैं, रिप्लेनिशमेंट। इट इज डिफिकल्ट टू रिप्लेनिश दी कंडीशन, कंडीशन को हम सीधी तरीके से वापस नहीं ला सकते। आई बात ध्यान में, ये डायग्राम देख के बस बताना है। फिर इसके प्रिकॉशंस क्या है, हाँ तो उसके प्रिकॉशंस है ना भाई। सबसे पहले तुमको जैसे ही इंडिकेट किया जाएगा कि देयर विल बी द चांसेस ऑफ डिजास्टर, सबसे पहला क्या है, मूव टू द सेफ एरिया, है ना। जिद पे मत बैठो, मेरा मकान, मेरे बूढ़े का मकान, मेरी बूढ़ी का मकान, इसमें मेरी यादें हैं, तो फिर यादों के साथ मर फिर उधर, ऑप्शन नहीं है दूसरा, ठीक है। वो अभी था ना, इस बार तो बारिश आई थी ना, उसमें वैसे ही किया था। ये कौन सा है रे, ब्रह्मपुरी साइड में जब बाढ़ आई थी ना, तो एक बूढ़ी औरत थी, उसको रेस्क्यू करने के लिए गए, और झोपड़ी वोपड़ी में सब पानी गया, वो निकलने को कुछ रेडी नहीं। जगन तर जगन, मरण तर झोपड़ीत मरण, पण दुसरी ठिकाणी जाऊन मी मरणार नाही, तो उसको बोलते ठरक। अभी जिसमें ठरक है तो वही वो बैठो। फिर सबसे पहला इंस्ट्रक्शन क्या है, मूव टू द सेफ साइड, ठीक है, सेफ एरिया में शिफ्ट हो जाओ। डोंट बी पैनिक, चिल्लम चिल्ली मत करो भाई, भूकंप आ गया भूकंप आ गया, वो आया नहीं आया, वो नुकसान करेगा नहीं करेगा, वो भगदौड़ में आधे से ज्यादा लोग क्या हो जाएंगे, कुचले जाएंगे। वो भी हो रहा कुंभ मेले में, है ना। उसको क्या बोलते, मैनमेड डिजास्टर बोलते। वो कोई तो भी अफवाह फैला रहा, बॉम्ब फटा बॉम्ब फटा बॉम्ब फटा, सब इधर के उधर अफरा तफरी कर रहे, खत्म बात। फिर बॉम्ब जलाने की भी जरूरत नहीं, वैसे ही मौतें हो जाती। आई बात ध्यान में, तो ये हो गया उसके प्रिकॉशंस। तो वो 2 चैप्टर में से कौन सा, ये जो लास्ट चैप्टर है 9th और 10th, इसमें से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते, ठीक है। 8 और 6 इसमें से सिलेक्टेड टॉपिक है, वही करके जाना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब रही बात फर्स्ट सेकंड थर्ड की, अब ये 3 टॉपिक है ना, पूरा का पूरा पढ़ के जाना है।
क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्योंकि इसके कोई भी सेंटेंस से कोई भी सवाल पूछ सकते हो तुमको। मैं गारंटी नहीं दे सकती कि तुम ये पढ़ के जाओगे तो तुमको पूछने वाला इस पे यही सवाल पूछेगा। जैसे मैं बता दूं माइटोसिस और मेयोसिस, ठीक है, इस पे अभी 3-4 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या बनेगा, कोरिलेशन क्वेश्चन बनता है। माइटोसिस डिवाइडेड इनटू 2 सेल्स, मेयोसिस कोलन देके छोड़ दिया। अब कितने सेल्स में डिवाइड होते हैं ये पता होना चाहिए, ठीक है। माइटोसिस और मेयोसिस ये दोनों भी क्या है, सेल डिवीजन होने के तरीके, ठीक है। सेल डिवीजन पता है, एक पेरेंट सेल मैच्योर होने के बाद खुद को 2 टुकड़ों में, खुद को 4 टुकड़ों में डिवाइड करती है, ठीक है। तो उस तरीके को हम क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन। माइटोसिस तरीके का, मेयोसिस तरीके का, ठीक है। नाम से याद रखो, माइटोसिस, टॉ मतलब 2। जब एक सेल खुद को 2 टुकड़ों में बांटेगी उसको हम क्या बोलेंगे, माइटोसिस, ठीक है। और मेयोसिस, एक सेल खुद को 4 टुकड़ों में बांटेगी, ठीक है। माइटोसिस जिंदगी भर चलता है क्योंकि वो बॉडी सेल में होता है, पता है ना। छोटे थे तो अपनी साइज छोटी सी थी, जैसे जैसे बड़े हो रहे सेल डिवीजन होते जा रहा और अपनी ग्रोथ, फिर तुम्हारी वर्टिकल बोलो हॉरिजॉन्टल बोलो, दोनों तरीके की ग्रोथ तुम्हारी होती जा रही, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं मेयोसिस, एक सेल के 4 टुकड़े, ये सिर्फ और सिर्फ कब होता है, फर्टिलाइजेशन के टाइम, ठीक है। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, उसके बाद जो जायगोट बनता है, वो जायगोट में जो डिवीजन होता है, वो डिवीजन कैसा होता है, एक सेल 4 में टूटेगा, 4 फिर से 4 में, मतलब वो डायरेक्ट 16 बनेंगे, 16 के फिर से 4 टुकड़ों में हो जाएंगे। तो 16/4 का जो आंसर आएगा उतने सेल्स में वो क्या हो जाएंगे, फटाफट डिवाइड होंगे, ठीक है। उसको बोलते हैं एम्ब्रियो फॉर्मेशन। उसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो फॉर्मेशन। समजलं का मी काय सांगितलं, एक सेल डिव्हिजन, सेल डिव्हिजनचे 2 प्रकार, मायटोसिस, मेयोसिस, ठीक आहे। मायटोसिस मध्ये एक सेल 2 तुकड्यांमध्ये होते, ठीक आहे, तर मेयोसिस एक सेल 4 तुकड्यांमध्ये होते। मायटोसिस कोणत्या सेलमध्ये, त्याला सोमॅटिक किंवा बॉडी सेल म्हणतात। सोमॅटिक म्हणजे जे आपल्या स्किन झालं, ऑर्गन झालं, ब्लड झालं, ह्या ज्या सेल्स असतात, शरीर चालवण्यासाठी उपयोगी ज्या सेल असतात, त्याला काय म्हणतो आपण, सोमॅटिक। तर सोमॅटिक सेल मध्ये काय बघायला मिळते आपल्याला, मायटोसिस, ठीक आहे। पण हे जर म्हटलं मी मेयोसिस, तर मेयोसिस कुठे बघायला भेटते, जेव्हा नेक्स्ट जनरेशन साठी बॉडी काय करते, रेडी होते, त्या कंडिशन मध्ये जेव्हा झायगॉट फॉर्म होतो, फक्त आणि फक्त त्याच कंडिशनला आपल्याला काय बघायला भेटते, मेयोसिस बघायला भेटते। समजलं पक्का। आता या टॉपिक वरती ना किती प्रश्न विचारू शकतात ते बघा। हे तर झालं 1 मार्क क्वेश्चन। मायटोसिस मध्ये 2 सेल्स, मेयोसिस मध्ये काय लिहाल, 4 सेल्स, 1 मार्क क्वेश्चन। आता याच्यावरती 2 मार्क क्वेश्चन कसा बनतो ते बघा। डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मेयोसिस, अभी जो मैंने बताया है ना, माइटोसिस में 2 टुकड़े होते हैं, मेयोसिस में 4 टुकड़े होते हैं। दूसरा पॉइंट, माइटोसिस बॉडी सेल में पाई जाती है, मेयोसिस एम्ब्रियो या फिर जायगोट में पाई जाती है, फर्टिलाइज सेल में पाई जाती है। इतना लिख सकते हैं। हाँ, उसके बाद का माइटोसिस खुद 4 स्टेप में है। माइटोसिस की जो प्रोसेस है ना, वो खुद कितनी स्टेप में है, 4 स्टेप में। मतलब एक सेल आगे और फट से टूट गई, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले क्या टूटेगा, अंदर का न्यूक्लियस टूटेगा, फिर साइटोप्लाज्म धीरे धीरे खींचते जाएगा, फिर साइटोप्लाज्म क्या करेगा, सभी जो सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं, पता है सीखा है सेल ऑर्गेनेलिज, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम्स, ऐकलंय खरंच। हा, तर हे याला काय म्हणतो आपण, सेलच्या आतमध्ये असलेले सेल ऑर्गेनेलिज। जसं शरीर काम करायसाठी ऑर्गन आहेत, तसं सेल काम करायसाठी सेलच्या आतमध्ये पण ऑर्गन्स दिलेले आहेत। तर त्याला आपण ऑर्गन न म्हणता काय म्हणतो, ऑर्गेनेलिज। का, कारण ते डोळ्याने आपण बघू नाही शकत, खूप सूक्ष्म आहे। समजलं। हा, तर मग आता सेल ऑर्गेनेलिजचं काय होतं, डिव्हिजन होते। 2 मायटोकॉन्ड्रिया तू घे बापू, 2 मायटोकॉन्ड्रिया इकडे दे, अर्धा सायटोप्लाझम बरोबर इकडे गेला पाहिजे, बरोबर अर्धा सायटोप्लाझम इकडे गेला पाहिजे।
अर्धे डीएनए इकडे, अर्धे डीएनए इकडे. तर ते जे काय म्हणतो आपण सिक्वेन्शियल डिव्हिजन असतं, पहिले न्यूक्लियस, मग सायटोप्लाझ्मा, मग त्याच्यानंतर सेल ऑर्गॅनेलिस, मग त्याच्यानंतर पूर्णच्या पूर्ण सेल मेम्ब्रेन, आणि मग जर प्लांट सेल असेल तर सेल वॉल. असं आतून बाहेरपर्यंत काय होत जाते, डिव्हिजन होत जाते. मग हे स्वतः डिव्हिजन किती स्टेप मध्ये आहे, 4 स्टेप मध्ये. कोणतं, मायटोसिसचं. माइटोसिस, माइटोसिस टुकड़े 2 होंगे, लेकिन वो 2 टुकड़े होने के लिए 4 स्टेप से गुजरना पड़ेगा सेल. आई बात ध्यान में. यहाँ पे 4 टुकड़े होंगे, लेकिन गुजरने के लिए सिर्फ 2 स्टेप. 2 स्टेप में उसके 4 टुकड़े हो जाएंगे. आई बात ध्यान में. वाइस वर्सा है, इधर में 2 टुकड़े होते हैं 4 स्टेप में, इधर में 4 टुकड़े होते हैं 2 स्टेप में. समझ लो. लास्ट में एग्जांपल दे दो. इट इज फॉर्म्ड इन अ सोमैटिक टाइप ऑफ सेल, इट इज फॉर्म्ड इन अ फर्टिलाइज्ड सेल, या फिर जायगोट में. इसका एग्जांपल दे दो, हो गए 4 पॉइंट. मतलब मायटोसिस और मेयोसिस पे 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन बनेगा. 2 मार्क साठी म्हटलं तर किती पॉइंट्स लिहायचे, 4. समजलं. हा. बरं, आता याच्यावरती लॉंग क्वेश्चन कसा बनेल. हाँ, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्टेप्स ऑफ माइटोसिस. माइटोसिस के जो 4 स्टेप है उसको क्या करो, एक्सप्लेन करो. ये अभी तुमको दे दिए 3 मार्क्स के लिए. अभी इस पे पैराग्राफ या फिर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनेगा, तुमको डायग्राम दे के रहेंगे. ये यहाँ पे डायग्राम है इसका. ये डायग्राम है, ठीक है. समझ. व्हाट डज द डायग्राम इंडिकेट. क्या इंडिकेट कर रहा है डायग्राम, उसके नीचे में दिया मेयोसिस का पार्ट 1 इंडिकेट कर रहा, और ये मेयोसिस का पार्ट 2. बोले ना, एक सेल 4 टुकड़ों में बटती है, लेकिन 2 स्टेप्स में बटती है. यहाँ पे एक सेल 2 टुकड़ों में बटती है, देखा 2n, 2 टुकड़ों में बटती है, लेकिन कितने स्टेप में, 1 2 3 और 4 स्टेप. समझा, ठीक है. अभी इसके यहाँ पे दिए भी है ये फेज 1 2 3 और यहाँ पे चौथा फेज, 4 स्टेप, ठीक है. प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ठीक है. हाँ, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस में क्या डिवाइड होगा, न्यूक्लियस. साइटोकाइनेसिस में क्या डिवाइड होगा, साइटोप्लाज्म. आई बात ध्यान में. अभी इस न्यूक्लियस को डिवाइड करने के लिए 2 स्टेप आ जाते हैं, साइटोप्लाज्म को डिवाइड करने के लिए 2 स्टेप आ जाते हैं. ऐसे करके माइटोसिस को डिवाइड करने में 4 स्टेप से गुजरना पड़ता है, जबकि मेयोसिस को 2 स्टेप से गुजरना पड़ता है. आई बात ध्यान में. अब इस पे तुमको कैसे भी पूछे तो तुमको जवाब देते आना चाहिए. कोरिलेशन में ऐसा भी पूछ सकते, माइटोसिस सोमैटिक सेल, मेयोसिस फिल इन द ब्लैंक्स. क्या बोलोगे उधर, जायगोट बोल सकते, ठीक है, या फिर फर्टिलाइज सेल बोल सकते. येतं लक्षात. टॉपिक एकच आहे, पण याला घुमवून फिरून काही विचारू शकते. म्हणून ह्या टॉपिक मधलं आपल्याला सगळं झालं पाहिजे. कोणतं लेसन, लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 3. हे टॉपिक्स आले तर तिघांपैकी एक येईल, कारण यांचं वेटेज कसं आहे, सारखंच आहे. सगळ्यांचं वेटेज 5 मार्क 5 मार्क 5 मार्क, 15 मार्क कवर होते अगर ये चैप्टर्स तुम्हारे कवर हो गए तो. आई बात ध्यान में. फिर इसको कैसे कवर करोगे, ये चैप्टर को पूरा का पूरा रीड करना पड़ेगा, ठीक है. इसमें से जो जो IMP में टिक करके देते, ठीक है. हाँ, त्याच्याने नाही होत, माझ्याच्याने करणं. मैं पेन नहीं यूज करते टेक्स्ट बुक पे. माझ्याने टेक्स्ट बुक वरती पेन यूज करणं नाही होत. असं ट्रान्सक्रिप्शन, ट्रान्सलोकेशन आणि ट्रान्सलेशन, ठीक आहे. हे काय आहे, प्रोसेस ऑफ सो क्या बोलते, प्रोटीन फॉर्मेशन.
तुम बोलोगे टीचर प्रोटीन तो हम बाहर से खाते, फिर शरीर में क्यों प्रोड्यूस हो रहा? जो हम खाते शरीर उसको नहीं पचा सकता। जो सेल्स है ना, सेल्स उससे एनर्जी नहीं ले सकती। जो हम कंज्यूम करते हैं उसको पहले क्या किया जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में उसके टुकड़े किए जाते हैं, इंटेस्टाइन में उसको एब्जॉर्ब किया जाता, फिर उसको ब्लड में एब्जॉर्ब करके फिर उसको कहाँ पे लेके जाते हैं, सेल में, और वहां पे जाके फिर ये 3 तरीके से उसको अपने इसमें, मतलब बाजार में आलू मिलते हैं, जैसे के तैसे आलू लाओ और खा जाओ। खा सकते हो क्या? जैसे हम केले खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, बाजार से लाए, धोए और खा लिए, ठीक है। वैसे अगर मैं कहूं कि तुम बाजार से आलू लाओ और खा लो, इज इट पॉसिबल? नहीं। उसको क्या करना पड़ता है, अपने तरीके में, अपन जो जिस तरीके में उसको खा सकते हैं उस तरीके में उसको पहले बनाना पड़ता है। वैसे ही हम जो प्रोटीन डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं वो हमारी जो सेल है उसको पचा नहीं सकती। फिर उस सेल क्या करती है, ये 3 मेथड से, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन, ये 3 मेथड से उस प्रोटीन को सेल के फॉर्म में जो प्रोटीन चाहिए, सेल को जिस फॉर्म में प्रोटीन चाहिए उस फॉर्म में उसको क्या करती, लाती है, फिर उसको एटीपी में कन्वर्ट करके फिर बॉडीज में उसका यूज करते। समजलं? म्हणून असं म्हणतात की जर तुम्हाला बॉडी बनवायची असेल आणि जर तुम्ही म्हणताय की मी फक्त भाजीपाला आणि अंडे वगैरे खाऊन काय करणार, स्वतःची बॉडी बनवणार, तर इट मे टेक 2 to 3 years टू उसको क्या बोलेंगे हम, फर्स्ट लेवल, वो जो होती है ना बॉडी बिल्डिंग की फर्स्ट लेवल, तुमको कैप्चर करने के लिए तुमको 2 से 3 साल लगेंगे। इसलिए हम उसको क्या देते, सप्लीमेंट्रीज देते, प्रोटीन पाउडर, है ना। तो उसमें क्या रहता, ऑलरेडी पूरी तरीके से डाइजेस्ट हुआ प्रोटीन रहता, मतलब डायरेक्ट सेल उसको क्या कर सकती, एब्जॉर्ब कर सकती, वो उसको एब्जॉर्ब करेगी, फटाफट उसको एटीपी में कन्वर्ट करेगी, एनर्जी यूज करेंगे, जिम विम तुम 2-3 महीना भी मार लो तो तुम्हारी बॉडी क्या बन जाएगी, तुमको जैसी चाहिए वैसी बॉडी तुम्हारी बन जाएगी। वही तुम प्रोटीन पाउडर खाना छोड़ दो, अब कितनी भी जद्दोजहद से तुम करो ना तो वो शेप तुम मेंटेन नहीं रख सकते। अगर मेरे बाइसेप ट्राइसेप बन गए लेकिन मैंने प्रोटीन पाउडर खाना छोड़ दिया तो ऑटोमेटिकली मेरे बाइसेप और ट्राइसेप क्या होना चालू हो जाएंगे, लूज होना चालू हो जाएंगे। आ रही बात ध्यान में? तो जो प्रोटीन नेचुरली मिलता है उसको डाइजेस्ट, उसको कन्वर्ट करने के लिए ये 3 प्रोसेस से गुजरना पड़ता, जबकि प्रोटीन पाउडर वाले में 3 प्रोसेस से गुजरने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट तीनों प्रोसेस स्किप हो जाती है, लास्ट इसमें चला जाता, डायरेक्ट सेल उसको एब्जॉर्ब करेगी, यूज करेगी और खत्म। आई बात ध्यान में? तो ये स्टेप 21 आहे। हा, तर 21 मधून हे वाचायचं सगळ्यात पहिले कि 21 मध्ये काय दिलेलं है, ट्रांसक्रिप्शन, मतलब इसमें कौन सा प्रोटीन सिलेक्ट करना है, इसमें mRNA का काम है, mRNA, mRNA समजतं, RNA समजतं, DNA समजतं, हा बघ बुक कोणाचे, हा, तर डीएनए जे असतं ना, डीएनए कशाला म्हणतो आपण, जेव्हा डबल स्ट्रँड असतात त्याला आपण काय म्हणतो, डीएनए। याच्यातला जर मी एकच स्ट्रँड घेतला, स्ट्रँड समजतं ना, एकच बाजू जर याच्यातली घेतली त्याला काय म्हणणार मी, आरएनए, ठीक आहे। शरीरामध्ये डीएनए पण आहे, शरीरामध्ये आरएनए पण आहे, आलंय लक्षात? डीएनएचं काम वेगळं आहे, आरएनएचं काम वेगळं आहे। डीएनएचं काम नेक्स्ट जनरेशन मध्ये कॅरेक्टर्स ट्रान्सफर करायसाठी आहे, जेव्हा की आरएनएचं काम नेक्स्ट जनरेशन मध्ये काहीच सेंड करायचं जरूरत नाही, त्याचं काम फक्त प्रोटीन सिंथेसिस पर्यंत, त्याचं काम फक्त कुठपर्यंत आहे, प्रोटीन सिंथेसिस, त्याच्या पुढे नाही की त्याच्या मागे नाही। मग याचे 3 प्रकार आहेत एमआरएनएचे, सॉरी आरएनएचे, mRNA, tRNA, rRNA। mRNAचं काम काय, मेसेंजर आरएनए, हा फक्त मेसेज पोहोचवायचे काम करणार, आग लगे, पाणी लेके आओ, पाणी लेके आओ, है ना। म्हणजे जर सेलमध्ये जर पाण्याची कमतरता झाली, सेलमध्ये जर प्रोटीनची कमतरता झाली, सेलमध्ये जर सायटोप्लाझमची कमतरता झाली, तर ही फक्त ब्रेन पर्यंत काय इंडिकेशन घेऊन जाईल, साहब जरा देखो उधर,
पानी कम हो गया, साइटोप्लाज्म का, हाँ बस उसको इंडिकेट करने का काम है। एक सेल से दूसरे सेल तक वो सिर्फ मैसेज लेके जाएगा, ठीक है। फिर ट्रांसफर आने का काम क्या है, जो चीज की कमतरता हो गई वो चीज जहां पे मिलेगी बॉडी में, वहां से उसको उठा के जहां पे जरूरत है वहां पे लेके आना, ट्रांसफर करना। सिंपल से एग्जांपल, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। मैसेंजर आरएनए, आई वांट टू बुक अ स्मार्टफोन, ठीक है। मैंने किसको मैसेज दिया, वन सेल इज गिविंग मैसेज टू द नेक्स्ट सेल। वो अमेजॉन के जो कोई भी होगा हैंडलर, उसको मेरा मैसेज गया कि भाई आई वांट अ हैंडसेट। आई बात ध्यान में, ट्रांसफर करने के लिए वो या फिर सीट पे बैठी हुई जो भी कैंडिडेट होगा वो खुद लेके आएगा क्या मेरे पास घर में, नहीं। वो किसको बताएगा, टीआरएनए को बताएगा कि भाई ऑर्डर आई है, यू हैव टू गो एंड यू हैव टू सबमिट द जो भी है तुम्हारा, ठीक है, पार्सल जो भी है वो तुमको सबमिट करना पड़ेगा। तो वो उसका काम क्या है, ट्रांसफर आरएनए। और सिर्फ लास्ट का आरएनए है आरआरएनए, इसको बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए क्लासिफाई करेगा कि आया हुआ पार्सल जो चाहिए था वही है या फिर डब्बा खोलने के बाद उसमें पत्थर है, समझा। वो वेरीफाई करेगा और फिर ही पार्सल कस्टमर के हाथ में देगा। कस्टमर के हाथ में मतलब जिस सेल को उसकी जरूरत है उस सेल तक वो पहुंचाएगा, समझ लो। एमआरएनए, टीआरएनए आणि आरआरएनए, प्रत्येक स्टेप मध्ये प्रत्येकाचं काम आहे। स्क्रिप्ट, ज्याच्यामध्ये स्क्रिप्ट लिहिलेलं आहे ना, स्क्रिप्ट लिहिणं मतलब पता है, मेसेज लिहिणं, डायलॉग्स लिहिणं, स्टोरी लिहिणं, ठीक आहे। तर याच्यामध्ये कोणाचं काम राहणार, एमआरएनएचं। ट्रान्सलेशन, ट्रान्सलेशन मध्ये कोणाचं काम राहणार, टीआरएनएचं। आणि ट्रान्सलोकेशन मध्ये कोणाचं काम राहणार, आरआरएनए आणि टीआरएनए दोघांचं पण काम, समजलं। मग हे शॉर्टकट मध्ये पॉइंट टू पॉइंट आलं तर कसं लिहायचं हे कुठून बघाल, 21 मध्ये, ठीक आहे। आणि तिघांचा पण अभ्यास पॅरलल करायचा। नोटबुक वरती 3 कॉलम्स टाकायचे, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, इसमें कौन काम करता, यहाँ कौन करता, यहाँ कौन करता, इसका एंड प्रोडक्ट क्या बनता, इसका क्या बनता, इसका क्या बनता। साइमल्टेनियस पढ़ाई करोगे तो टॉपिक जल्दी भी कवर होगा और कंफ्यूज नहीं होगा। या तो फिर ऐसा लगे अरे पिछले इसमें तो भी तो ऐसा ही तो दिया था, ये और वो सेम सेम ही तो लग रहा है, जैसे अभी इसको लगा था माइटोसिस और मेयोसिस। अब भी तो बोले टीचर 4, अरे वो 4 सेल्स है, यहाँ पे 4 स्टेप्स है। दोनों चीजों को साइमल्टेनियसली पढ़ोगे तो कंफ्यूजन कम होगा, समझ लो निर्भय। हाँ, इस पे आता है ये डायग्राम, ड्रॉ करने के लिए नहीं आता, लेकिन तुमको पूछेंगे कि दिया हुआ डायग्राम क्या इंडिकेट करता है, दिया हुआ डायग्राम क्या इंडिकेट करता है, दिया हुआ डायग्राम क्या इंडिकेट करता है। इसके बाद में ये आईएमपी टॉपिक है। इसके बाद ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन और ट्रांसलेशन के बाद इसको बोलते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब चींटियों की रो देखी है क्या कभी, एक लाइन से चलते हैं, ठीक है। और कभी क्रॉस वाली रो देखी है क्या, हर एक को एंटीना क्रॉस करते जाते, हर एक को सिग्नल्स क्या करके जाते, क्रॉस चेक करते करते जाते, ठीक है। उसके बीच तुम क्या कर दो, पानी की एक लाइन मार दो, या फिर ऐसे खुद के हाथों से उनका जो सलाइवा का जो कनेक्शन ना वो तुम मिटा दो, क्या हो जाएगा, उतने पोर्शन में के कोडिंग या फिर उतने पोर्शन में के जो कोडॉन है, कोडॉन मतलब कोड्स, वो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गए, मतलब वहां की चींटियां भटक गई। उसी को हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन, ठीक है। अब म्यूटेशन के रिजल्ट्स क्या है भाई, इसका काम कहाँ पे आता है, डीएनए मैचिंग में आता है। फादर पेरेंट्स के पास से डीएनए आया, मदर पेरेंट के पास से डीएनए आया, ये दोनों डीएनए जो ट्विस्ट हुए रहते हैं ना वो खुल जाते हैं। अब यहाँ का आरएनए, यहाँ का आरएनए, अब ये दोनों पे क्या चलती है, क्रॉसिंग चलती है। तुम लोग खुद में देख लो, आधे कैरेक्टर्स, फिर वो तुम्हारे एनाटॉमिकल हो या फिर बिहेवियर कैरेक्टर्स हो, आधे पापा के जैसे रहते हैं, आधे मम्मी के जैसे रहते हैं। कभी कभी कुछ कुछ कैरेक्टर्स नाना नानी दादा दादी के जैसे भी रहते हैं।
देखा है? हाँ, तो वो जो क्रॉसिंग होता है ना, तब उसमें सिलेक्शन होता है। हाइट, 2 ऑप्शन है, डॉर्फ, टॉल। कलर, मेलेनिन ज्यादा वाला ब्राउन कलर, मेलेनिन कम वाला फेयर कलर। आंखें कैसी होगी, आईलिड्स कैसी बनेगी, तुम्हारा ये उसको क्या बोलते हैं, प्यूपिल कैसे बनेगा, कौन से कलर का बनेगा, नोज का शेप कैसा रहेगा, माउथ का शेप कैसा रहेगा, ईयर लोब्स कैसे रहेंगे, फोरहेड कैसा रहेगा, टेम्पल में रहेगा क्या रहेगा, नेक जोन कैसा रहेगा, ऐसा पूरे बॉडी पार्ट्स का ऑर्गन लेवल पे भी, और एनाटॉमिकल, एनाटॉमिकल मतलब जो बाहर से दिखता है, ठीक है, बाहर के बॉडी पार्ट्स भी और इंटरनल बॉडी पार्ट्स भी ऐसे ही बनते हैं। आई बात ध्यान में। लेकिन इस प्रोसेस के बीच अगर एक हाथ डीएनए क्या हो गया, भूल गए, हमारा टारगेट क्या था वो अगर भूल गए, तो तब हमें कौन सी केसेस देखने को मिलती है, म्यूटेशन की केसेस देखने को मिलती है। कभी कोई आजू बाजू में कैंडिडेट्स देखे, उनको हैंडीकैप किस तरीके से बोलेंगे, उनके प्यूपिल अलग अलग कलर के, एक एक रंग का, एक एक रंग का है। उसके बाद में एक कान है, एक कान नहीं है, देखा है कभी ऐसा? इसका फुल्ली डेवलप हुआ है, हमारे क्लासमेट था एक, उसका एक साइड का ईयर फुल्ली डेवलप होके और एक साइड में डेवलप ही नहीं होके, बस यहाँ पे ऐसे मांस का गोला बन के, बस वो डेवलप ही नहीं हुआ। कहीं कहीं पे किसी किसी के जो लिप्स होता है ना, ये लिप्स क्या होके रहते हैं, फटके रहते हैं। बेबी जैसे ही बॉर्न होता है उसके यहाँ के लिप्स क्या होके रहते हैं, फटके रहते हैं। किसी को फिंगर्स ज्यादा आएंगी, किसी को फिंगर्स कम आएंगी, किसी की फिंगर्स, ये जो पाम है, पाम अच्छे से डेवलप नहीं होगा, देखा है कभी? हाँ, तो कोणाकोणाला तसं ते कॅरेक्टरिस्टिक्स असतात, ठीक आहे। एखाद्याचं कानाचा प्रॉब्लेम असतो, एखाद्याचा नोज प्रॉब्लेम असतो। हाँ, वो कोड जिसको बोलते कोड जो बोलते ना, वो भी है, वो भी उसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। मतलब वो कंफ्यूज हो गए कि भाई मेलेनिन ज्यादा वाला कैरेक्टर रखना है कि मेलेनिन कम वाला कैरेक्टर रखना है, उसमें क्या आ गया, डिफेक्ट आ गया। तर त्या प्रोसेसला आपण काय म्हणतो, म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब सीधी क्रॉसिंग चलते चलते बीच में क्या हो जाना, ब्रेक आ जाना। तो जिस कैरेक्टर में ब्रेक आ गया उसका डेवलपमेंट वहीं पे खत्म हो गया, उसका आगे में डेवलपमेंट ही नहीं होगा। समझी बात? हाँ, याच्यावरती 1 मार्क क्वेश्चन डेफिनेशन वरती विचारतात, व्हॉट इज म्युटेशन। 3 मार्क्स क्वेश्चन असतात ना, एक मार्कासाठी 3 डेफिनेशन्स विचारतात, तर त्याच्यामध्ये म्युटेशन ही डेफिनेशन विचारू शकते, ठीक आहे। डिफाइन पॉइंट ऑफ व्ह्यू, म्युटेशन इम्पॉर्टंट आहे। इव्होल्युशन, हा, याच्यामध्ये थ्योरी ऑफ इव्होल्युशन महत्वाची आहे, त्याच्यातही 2 थ्योरीज महत्वाचे आहे। हाँ, आता याच्यावरती बनतो फ्लो चार्ट। इसको बना देना हम कैसे पढ़ोगे, बीच में लिखोगे एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, बीच में टॉपिक डालोगे, पेज के बीच में, यहाँ पे ऐसे 6 एरो दोगे। पहला एविडेंस कौन सा है, मॉर्फोलॉजिकल। दूसरा एविडेंस कौन सा है, एनाटॉमिकल। तीसरा वेस्टिजियल। चौथा पैलेंट्रोलॉजिकल, ठीक है। और उसके बाद में पांचवा और छठवा, पांचवा किधर गया, हाँ, कनेक्टिंग लिंक्स, और छठवा है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, ठीक है। अब इसमें ये सारे टॉपिक लिखने के बाद इंपॉर्टेंट क्या है, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस क्या है, इवोल्यूशन समझता, डेवलपमेंट इन द होल स्पीसीज, पूरी की पूरी स्पीसीज में क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। अभी जो अभी जनरेशंस पैदा हो रही है, तब की जनरेशन देखो और अपने मम्मी या पापा के टाइम में जो बेबीज बॉर्न होते थे उनकी जनरेशन देख लो। वो पैदा होने के बाद 1 हफ्ते तक सुस्त रहते थे, उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, वो अपनी नींद करेंगे, खाना पीना करेंगे, बात खत्म। इनको देख लो, इनको बॉर्न होते ही दे आर हैविंग द विजन, जहां से आवाज आ रही ना वो देख सकते हैं। देखा है कभी? उसको बोलोगे, उसको अगर तुम विसल बजाओगे, कुछ भी बजाओगे ना, वो रिस्पॉन्स करता बेबी। देखा है क्या कभी छोटे से बच्चे को? 1 डे या फिर 2 डे वाला अगर बच्चा होगा ना, उसको सिर्फ तुम क्या करो, विसल बजाओ, तो उस साउंड पे वो क्या करता, रिस्पॉन्स करता।
जबकि उस टाइम तक उतना सेंस आता नहीं, साउंड का सेंस, फिर उस पर रिस्पॉन्स करना चाहिए, ये ब्रेन उतना डेवलप होता नहीं, लेकिन आजकल के बच्चों में हो जाता। मम्मी पापा अपने इतने बड़े हो गए फिर भी उनको मोबाइल अगर दो तो वो नहीं उसको हैंडल कर सकते। यहाँ के बच्चे, इनको मम्मी के मोबाइल का पासवर्ड भी पता है, ऐप कैसे छुपा के रखना वो भी पता है, यूट्यूब पे कैसे सर्च करना, ये रे पावसा गाना लाओ, कोको मेलन वाजो, वो खुद उसको क्या करते हैं, माइक पे जो लाउड स्पीकर उस पर प्रेस करके वो खुद उसको क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। इसको बोलते हैं हम इवोल्यूशन। मतलब ये पूरी की पूरी स्पीसीज में इवोल्यूशन हो गया, ना कि एक या दो बच्चा। ये जो आने वाली जनरेशन है, ये पूरी की पूरी जनरेशन में क्या हो गया है, वो इवोल्यूशन हो चुका है। ठीक है, अब फिर इवोल्यूशन कैसे